आप सभी साथियों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचएसएससी के ग्राम सचिव का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था 9 जनवरी 2021 का, उसे हम डिस्कस करेंगे। मैथ के क्वेश्चंस की आंसर की मैं बताऊंगा विद डिटेल सॉल्यूशन। तो जो पेपर था वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट के जैसा ही था, वैसे ही 9-10 क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में ही पूछे हुए थे और पेपर आसान था, पैटर्न वैसा ही था जैसे मॉर्निंग का था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था मैथ का, वो एज का ही था। कह रहा था कि वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। अरुण और दीपक, इनकी जो एज का रेशियो है, प्रेजेंट एज का, यानी कि वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 4:3। ठीक है। कह रहा था 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। अरुण जो है वो 26 वर्ष का हो जाएगा 6 साल बाद। तो अगर कोई 6 साल बाद 26 का होगा, इसका मतलब प्रेजेंट में तो फिर वो 20 साल का है, यानी कि वर्तमान में कितने का है, वो 20 का है। तो आप मुझे बताइए, इस रेशियो के हिसाब से तो ए की एज 4 दिख रही है, लेकिन यहां से कितनी दिख रही है, 20। ठीक है। तो 4 20 के बराबर कब बन सकता है, जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं। 4 से 20 कैसे बना सकता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां से वो पूछ रहा था कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो प्रेजेंट एज दीपक की कितनी है, 15 ईयर। और ध्यान रखना, जो रेशियो दे रखा है एज वहीं पर लाके आपको कंपेयर करनी पड़ेगी। ये 26 साल जो है वो 6 साल बाद की उम्र है, तो इसको प्रेजेंट बनाने के लिए 6 साल इसमें से लेस कर दो, ये 20 साल वर्तमान बन जाएगी। तो फिर 4 रेशियो की वैल्यू हम इसको ले लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका एज का। सेकेंड क्वेश्चन जो था आपका, देखो अब ध्यान से, वो जो क्वेश्चन था बिल्कुल मतलब ऐसा था, आप पढ़ोगे तो उसका आंसर कर देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं थी उसमें। कह रहा था कि x और y ऋणात्मक है। कह रहा है कि x और y कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो आप इसको नेगेटिव मान लो, लेट दिस इज -2 एंड दिस इज -3, कुछ भी मान लेना जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन लेने नेगेटिव हैं। जैसा बोला वैसा लिख दो। फिर कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य है, यानी कि इनमें से, अब कुछ ऑप्शन दे रखी हैं, उनमें से कौन सा हमेशा ही जो है वो ठीक होगा। तो क्या दे रखा था, पहला दे रखा था इसमें कि x + y धनात्मक है। धनात्मक का मतलब क्या, पॉजिटिव। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव। सेकंड दे रखा है इसमें x y धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि x और y का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और थर्ड इसमें दे रहा था x - y धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। तो इसके ऑप्शन थे ओनली 1, सेकेंड ऑप्शन ओनली 2, थर्ड ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली, और फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा था 3 ओनली। ठीक है। तो ये पूछ रहा था। तो अब आप देखो, इसको खुद ही मान लेना। अगर ये नेगेटिव है दोनों, तो मुझे बताइए, ये x मैंने मान लिया, ये y मान लिया, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे बताइए -2 और -3, ये तो माइनस के 5 बनाएंगे ना मिलके। तो फिर इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये पॉजिटिव नहीं होंगे। दूसरा क्या है, -2 × -3, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये सही है, ये पॉजिटिव होगा। x - y, तो x - y, अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें लगेगा x कितना है, ये है, माइनस y करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3 माइनस के 2, तो ये प्लस का 1 बन गया। ठीक है। लेकिन एक बात देखो, अगर x की वैल्यू -3 होती, तो अगर ये -3 होता, ये -2 होता, तो फिर मुझे बताओ x की वैल्यू -3 होती, माइनस माइनस का 2, तो -3 और ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो फिर माइनस का 1 आ गया ना। लेकिन इस केस में वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। इसका मतलब केवल ऑप्शन 2 सही है, ये भी जो है वो आपका गलत होगा। ठीक है। x को अगर तुम बड़ा नंबर मान लोगे तो ये हमेशा रिजल्ट नेगेटिव ही देगा। ठीक है। तो इसका मतलब ओनली जो ऑप्शन थी, ओनली सेकंड, बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन के लिए आंसर था। बात समझ में आई भाई, क्लियर है। तो कोई मुश्किल नहीं थी, आप जस्ट स्टेटमेंट को पढ़ें और लिखना शुरू कर दें तो आप आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था भाई, और खुद ही मान लेना कोई भी नंबर, लेकिन ये गलती मत कर देना जैसे यहाँ पे आया था। ठीक है। मैंने उसको चेंज करके दिखाया तो फिर वो नेगेटिव हो गया, जबकि प्रोडक्ट में वो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो क्वेश्चन क्या था इसमें, नेक्स्ट कह रहा था इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अलग है। ये ऑप्शन दे रखी थी, देखो कितना आसान। बोला इनमें से कौन सी ऐसी है जो सबसे अलग है, तो आपका जो जवाब था ऑप्शन नंबर बी 59।
एक तो 59 प्राइम नंबर है, दूसरा आप ये भी कह सकते हो ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य है प्लस में ओड संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर भी है और ओड भी है, बाकी सारे इवन नंबर है, यानी कि कटते हैं वो सारे, ठीक है। तो इसका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर बी था। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को 6 से ही 1/4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है, तो उसके इस अंतरण में प्रति वर्ष लाभ ज्ञात कीजिए। A person borrow ₹5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6:1/4% per annum simple interest for 2 years. Find his gain in the transaction per year. अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कैसे करना था मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। कह रहा है एक आदमी है जिसने 4% ब्याज की दर से कुछ पैसा उधार ले लिया और वो कितना था 5,000 रुपये। अब 4% का मतलब कितना होता है 4/100, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, यानी कि 100 में से किसी चीज को मापना परसेंटेज है। यानी कि अगर उसका प्रिंसिपल मूलधन 100 रुपए था तो उसका एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 4 रुपए, ठीक है। याद करो स्कूल लेवल में हम क्या कहते थे कि माना मूलधन 100 रुपए, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपीज। वो क्यों मानते थे 100 रुपए, क्योंकि जितनी भी दर होती थी उतना ही उसका ब्याज बन जाता था। मतलब जैसे 8% दर है तो 100 रुपए का 8 रुपए ब्याज 1 साल का। दर अगर 4% है तो इसका मतलब 100 रुपए उधार लेने पर 4 रुपए इंटरेस्ट होगा उसका 1 साल का। क्लियर है यहां तक बात। तो इसलिए मूलधन को 100 मानते थे। तो उसने कहा कि 4% की दर से पैसा उधार लिया 2 साल के लिए और वो किसी एक दूसरे आदमी को दे दिया 6 से ही 1/4% पे। तो इसका मतलब ये हुआ 4% का मतलब 4 रुपये ब्याज उसको देना था, लेकिन उसने किसी और को दे दिया 6 से ही 1/4% पे। तो तुम मुझे बताओ 4% पे लेके इतने पे दे दिया तो इसका मतलब 2 से ही 1/4% उसने फालतू पे दे दिया उसको, और ये क्या है उसने कमा लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 4 रुपए में किसी से चीज ली और सामने वाले को 6 से ही 1/4% में दे दी, इसका मतलब 2 से ही 1/4% क्या है जो उसने पर ईयर कमा लिया। ठीक है, अब इसमें समय 2 साल दे रखा था तो भाई हमें 2 साल का नहीं बताना, हमें देखना है कि 1 साल में कितना लाभ उसने कमा लिया। तो मैं कहूंगा 1 साल में 2 से ही 1/4% लाभ उसने कमा दिया। तो लाभ किसका 5,000 का 2 से ही 1/4% जो है वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना था, बस यही आंसर आ जाता। तो 5,000 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/4 और परसेंटेज हटता है तो भाई उसके नाम का 100 नीचे लगता है। इससे कटा ये तो 2 दूनी 4 2 2500 25 में 225 और बटे में 2 करेंगे तो 112.5 रुपये जो है वो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये करना था। 2 साल का अगर वो बोलता तो फिर क्या करते, इसका दुगुना कर देते। 3 साल का बोलता तो इसका 3 गुना कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था भाई आपका, उसमें ये दे रखा था 469 प्लस 174 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 का स्क्वायर अपोन में 469 इंटू में 174। तो ये क्वेश्चन करने का था ही नहीं भाई, इसका आंसर कितना था 4 था। ऑप्शन नंबर बी जो था वो इसका आंसर था, ऑप्शन यानी कि 4। अब ऐसे कैसे आया भाई, देखो भाई यहां पे ये क्या लिखा है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, तो ये है ए प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या है फिर से ए माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे क्या है भाई देखो ए बी। इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 4ab के बराबर। इस फॉर्मूले को सोल्व करते हैं तो ये 4ab के बराबर होता है। और नीचे देखो ए बी लिखा ही हुआ है तो ए बी से ए बी कट जाएगा तो फिर आंसर 4 ही बचेगा। तो सोल्व ही नहीं करना था। अब जिसको नहीं पता वो तो फिर इसको ऐड करके स्क्वायर कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल आसान था ये भी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका भाई 58 के बाद 62। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या था भाई, 60 और 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा था आपसे, सम पूछ रहा था। फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 60 एंड 75।
अब देखो 60 और 75 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे, एक तो 61 आएगा, ठीक है। और नंबर चेक करने सारे, इवन नहीं चेक करने, सम संख्या तो जो है वो तो कटती हैं, तो 61 होगा, उसके बाद 63 कटता है, 65 भी कटता है, 67 जो है वो नहीं कटता, 67 के बाद 69 कट जाएगा, 69 के बाद फिर 71 नहीं कटेगा, फिर 73 नहीं कटेगा। तो ये सारे इनके बीच की प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या होगी, तो इनको ऐड करना था। तो 7 3 10 और 2 12, हासिल 1 आएगा, 7 3 21, 21 और 6 27, तो 272 जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था। तो ये इसका आंसर था 272, इनको ऐड करना था बस, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन रीजनिंग में भी आया हुआ था, रीजनिंग का कैसा था उसको भी बता देता हूँ, रीजनिंग का ही है, सारी रीजनिंग नहीं करा रहा, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल रीजनिंग थी। वो इस तरह से दे रखा था, एक सर्कल है, ठीक है भाई, एक सर्कल था जिसमें इस तरह से उसके पार्टीशन कर रखे थे, ऐसे पार्टीशन कर रखे थे। यहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था 1 2 5 10 17 26 37 और ये पूछ रहा था। तो अब देखो ऑप्शन जो लिखे हुए थे ना, वो लिखे थे 50 49 47 और 48। तो देखो यहाँ पे जायज सी बात है, ये नंबर बढ़ रहे हैं ना, ये ऑप्शन भी जो बढ़ा हुआ लिख रहा है, तो इसका मतलब बढ़ के चलेगा। तो देखो ये जो था ये क्या था, 1 का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा। यहां पे 1 का स्क्वायर नहीं, यहां पे क्या था, इस तरह से बनेगा भाई, देखो 0 का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 2 बनेगा। यहां से 0 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा। ये कितना था, 2 का स्क्वायर प्लस में 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। ये कितना था, 3 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 3 3 9 और 1 10। ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहे हैं, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहे हैं, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये क्या बनेगा 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो 7 7 49 और 1 50 इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन था लेकिन नंबर की फॉर्म में था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो +1 कर रहे थे स्क्वायर करके। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था आपका 71। अब ये दे रखा था भाई 24 36 और 40 का एलसीएम बता दो। देखो क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें तो बच्चों वाले दे रखे हैं, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, एचएसएससी वालों का कोई पैटर्न नहीं है। पता लगा अर्थमेटिक पढ़ा दिया, ये सब पढ़ा दिया और पूछ लिया 11 12 का, पता लगा 11 12 का पढ़ा दिया, ये सारा पूछ लिया। इसलिए भाई एचएसएससी के लिए हम तो हाथ खड़े कर देते हैं पहले ही, कोई पैटर्न नहीं है। पता लगा कल के शिफ्ट में क्या आ जाए, ठीक है, आगे एसआई वगैरह के एग्जाम है उनमें क्या आ जाए, तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है इसकी, कहीं सिलेबस जस्टिफाई नहीं है कि हम क्या करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसका एलसीएम, एलसीएम निकालना सभी को आता है, इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन से भी हो सकता था, ऐसे निकालते एलसीएम, दिखा दूंगा कैसे। आप मुझे बताइए 36 से वही नंबर कटेगा जो 9 और 4 के प्रोडक्ट से कटेगा, यानी कि 9 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, वही नंबर 36 से भी कट रहा होगा। और 9 से केवल वही नंबर कटता है जिस नंबर के डिजिट्स का टोटल 9 से कटता है। तो 2 और 1 3 नहीं कटा, 4 और 2 6 नहीं कटा, 8 और 4 12 नहीं कटा, 6 और 3 9 कटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। बात समझ में आ गई, ऐसा करना था। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो भाई फिर ये करना, यहाँ एक ऐसा नंबर जिससे कटो, 3 8 24 3 12 40, 2 से काट लो या 4 से काट दो सीधा ही, 4 दूनी 8 4 3 12 4 दया 40, फिर 2 से ये कट रहे हैं, जब तक 2 नंबर कटते रहें तब तक काटते रहो। तो 5 3 15 दूनी 30, 30 3 90 चौके 360, यानी कि ऑप्शन टी। तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम ऑप्शन से चेक कर सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। तो इसके बाद 71 के बाद 73 भाई, देखो ये पूछा था, मॉर्निंग शिफ्ट में भी था ऐसा, 11/4 = 77/x, x की वैल्यू पूछ रहा था तुमसे क्या होगी। तो तुम देखो ऐसे सबको काटने आते हैं, बिल्कुल बराबर आ जाए तो सिर से सिर भी कट सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर x = 4 7 28, x इधर मल्टीप्लाई होगा तो x 28 इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये 73 था, उसके बाद 76 नंबर देखो क्या था। ये क्वेश्चन था, यदि
एक संख्या की एक चौथाई की एक तिहाई 15 है। कह रहा है 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर। कोई एक नंबर है, इसका एक चौथाई का एक तिहाई, ये कितना दे रखा है भाई? 15 दे रखा है। तो कह रहा था इसका 3/10 किसके बराबर होगा? तो तुम मुझे बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 × 12, 12 × 15 करेंगे कितना आएगा? 180। ठीक है, तो 180 संख्या आ गई हमारे पास। तो कह रहा था इस संख्या का यानी कि 180 का 3/10 क्या होगा? तो 54 होगा भाई। 18 × 3 = 54। ये इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन थे भाई आपके एग्जाम के। ठीक है, तो अब जिनका कल एग्जाम है वो देख लेना क्या टाइप आई हुई है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से करना। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बिना मैथ, अगर आपको मुश्किल लगता है मैथ, बिना मैथ पढ़े भी आप उसको कर सकते हैं। तो कल के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।